नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की PT 365 की। और आज बारी है दोस्तों भारत इजराइल रिलेशनशिप्स पर बात करने की। और साथ ही देखेंगे हम कुछ विभिन्न शब्दावलियां, जैसे पैरा डिप्लोमेसी हुआ या द्विराष्ट्र समाधान, इस तरह की कुछ शब्दावलियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत और इजराइल संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके मैप में विश्व मैप के अंदर जो उसकी भौगोलिक स्थिति है इजराइल की, वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले दोस्तों एक जानकारी शेयर कर दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि कंपटीशन वॉर यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। डेली लाइफ की जो करंट अफेयर्स होती है वो शेयर की जाती है। PIB और द हिंदू की जो न्यूज़ डेली की होती है इंग्लिश की, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे से शेयर किया जाता है, समझने लायक। ठीक है, और बहुत सारे लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और टेलीग्राम चैनल का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, भारत इजराइल संबंधों की बात करें तो हम पाएंगे कि जो 2014 के बाद से जब इंडिया में बीजेपी की जो गवर्नमेंट, एनडीए लेड गवर्नमेंट आई, तब से भारत और इजराइल संबंधों में थोड़ा ज़्यादा गर्मजोशी आई हुई है। और आप लोग जानते हैं कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो तकनीक के मामले में इतना आगे है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इवन कि जो चिप होती है ना, जो हमारे मोबाइल में यूज़ होता है, SD कार्ड, वो भी जब पहली बार बना दुनिया के अंदर तो इजराइल ने ही बनाया। और आप जानते होंगे नोबेल पुरस्कार अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा है तो वो इजराइल में जो बसने वाली कौम है, यहूदी, उन्हीं के पास है। ठीक है, तो यहूदी बहुत ज़्यादा समझदार, तकनीक में बहुत आगे, दिमाग में बहुत अच्छे लोग होते हैं। और इजराइल जब आप दुनिया के नक्शे में देखेंगे, बहुत छोटा सा देश, उसके बावजूद भी उसने पूरे अरब राष्ट्र को डरा धमका कर रखा हुआ है। और अरब जो इजराइल था शुरू में जब बसा, तो एक छोटा सा एकदम डॉट जैसा देश था, आज बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बस गया। वहां पर सबसे बड़ा उस भू क्षेत्र पर जब इजराइल की स्थापना हुई तो फिलिस्तीन नाम का एक देश था। और आज जब आप देखेंगे तो फिलिस्तीन जो उतना हो गया है जितना अस्तित्व में आने से पहले इजराइल था, यानी कि डॉट जैसा इजराइल था, अब इजराइल ने उसको कम करके डॉट जैसा फिलिस्तीन बना दिया है। ठीक है, और 1967 की 6 डेज वॉर जो अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच लड़ी गई, वो दुनिया में जग जाहिर है। आप सब लोग विभिन्न माध्यमों से उसके बारे में जानते होंगे कि किस तरह से 6 दिनों के युद्ध में मात्र एक इजराइल, अकेला इजराइल, दुनिया के अरब देशों के 7 से 8 देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। और आज भी जब ईरान हो, सीरिया हो, या कहीं भी अरब राष्ट्र अगर चाहें कि हम परमाणु बॉम्ब बना लें, मिसाइलें बना लें, इस तरह का कोई भी परमाणु ठिकाना जब इजराइल की नज़र में आता है तो वो इजराइल अपने एयरक्राफ्ट भेज करके उस परमाणु निशाने को नेस्तनाबूद, जो ठिकाना है उसको नेस्तनाबूद कर देता है। अर्थात इजराइल कभी नहीं चाहता कि अरब राष्ट्र ताकतवर हों और मेरे अस्तित्व पर संकट खड़ा हो, क्योंकि ओबियस सी बात है, जो एक बार हार चुके हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, अगर किसी भी तरह से वो इजराइल से पावरफुल होते हैं तो इजराइल से बदला लेने के लिए ज़रूर सोचेंगे। तो दोस्तों, ये एक कहानी समराइज वे में मैंने बताई इजराइल की, और इजराइल की ताकत की, इजराइल की बुद्धिमत्ता की। लेकिन हम लोगों की जो आज की चर्चा है, आज का सेशन है, वो केंद्रित है पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर, और इजराइल का थोड़ा जो अवधारणात्मक चीज़ें हैं उसको भी हम जानते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले इजराइल की बात करें, उससे पहले इजराइल का दुनिया में जो है मैप देख लेते हैं कि इजराइल कहाँ है। ये इजराइल का जो नक्शा है वो आपके सामने खुलकर हाजिर है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पहले भौगोलिक स्थिति देख लेंगे, उसके बाद जो सुर्खियां हैं, जो न्यूज़ है हमारी, उसको देखेंगे। ये दोस्तों इजराइल है, पूरा मैप के अंदर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इजराइल है। ठीक है, और इजराइल के आसपास बॉर्डर कंट्रीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर, इजराइल के पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर में, यानी कि ये पश्चिम वाला हिस्सा है इजराइल का। तो यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। और ये सिनाई पेनिनसुला है, ये मिस्र का, जो इसके बगल में एक देश है मिस्र, उसका हिस्सा है मिस्र का। ठीक है, तो मिस्र का ही एक प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप, इसको भी 6 डेज वॉर के अंदर जो है कैप्चर कर लिया था इजराइल ने। और दोस्तों यहाँ पर जॉर्डन है, इसके पूर्व में ये पूरा जॉर्डन है। और मृत सागर अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये मृत सागर का है, डेथ सी। ठीक है, और इसके उत्तर पूर्वोत्तर में सीरिया जो है, ये इससे इजराइल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और सीरिया और इजराइल को लेकर जिस चीज़ में विवाद रहता है वह है गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स को लेकर के सीरिया और इजराइल के बीच में विवाद चलता रहता है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं
ये जो व्हाइट ये हिस्सा है एक पेनिनसुला का पार्ट है, मतलब एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि प्रायद्वीप तो वो होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो मतलब एक पठार है एक हिसाब से गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स को लेकर के सीरिया और इज़राइल के बीच विवाद रहता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स होती है वो भी गोलन हाइट्स के अंदर तैनात रहती है। ठीक है, और ऊपर से उत्तर में आप लेबनान देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस हिसाब से, और नीचे लाल सागर, इज़राइल के नीचे जो है लाल सागर, ये थोड़ा सा जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर का, यहाँ पे ये रेड सी है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, रेड सी है। ओके, और नेगेव मरुस्थल कभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे तो आप याद रखना कि नेगेव मरुस्थल जो है वो इजराइल के अंदर है। ठीक है, और गाजा स्ट्रिप्स यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटी सी पट्टी, ये गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में कुछ ग्रुप्स होते हैं, रेबिलियन ग्रुप्स, जो इजराइल की सेनाओं के साथ हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो जॉर्डन वाले और कुछ लोग यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं, लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और कुछ दिनों पहले दोस्तों आयरन डोम नाम से एक हथियार प्रणाली चर्चा में आई, इजराइल की आयरन डोम। ठीक है, उसको आप ये समझना कि वो एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम जो है एयर डिफेंस के लिए एक सिस्टम है। जैसे अगर आपने भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम देखा हो, तो उसी तरह से एक आयरन डोम करके एक इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। उसको लेकर के इजराइल जो गाजा स्ट्रिप्स या गोलन हाइट्स से जो रॉकेट दागे जाते हैं इजराइल के दुश्मनों द्वारा, रेबेलियन ग्रुप द्वारा, तो आयरन डोम उसको आराम से इंटरसेप्ट कर लेता है। और साथ ही दोस्तों वेस्ट बैंक काफ़ी चर्चा में रहता है। तो जॉर्डन, ये बगल में आप देख रहे हैं जॉर्डन, तो जॉर्डन और इजराइल को लेकर के, जॉर्डन और इजराइल के बीच वेस्ट बैंक को लेकर के जो है विवाद हमेशा रहता है। और इजराइल की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ पे आपने जेरूशलम देख रहे होंगे। तो यरूशलम जो है वो यरूशलम जेरूशलम जो भी आप बोले ये है। और तेल अवीव भी कुछ दिन राजधानी रही थी इसकी, तेल अवीव यहाँ पे। और हाइफा तट यहाँ पर है, और भारतीय सेना की एक शौर्य की गाथा कहता है हाइफा तट। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। आई होप दोस्तों ये जो मैप है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बॉर्डर कंट्री सबसे पहले आप लोग याद रखना, तो इधर से मिस्र, दक्षिण पश्चिम में मिस्र, पश्चिमोत्तर में मेडिटेरियन सी, उत्तर में लेबनान, और पूर्वोत्तर में सीरिया, और पश्चिम पूर्व में जॉर्डन, इजराइल की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और मुख्य रूप से गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स ये पूछता है। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक विवादित क्षेत्र इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। ठीक है, वेस्ट बैंक विवादित क्षेत्र कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच में। और जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी ये भी मिस्र और इजराइल के बीच थोड़ा सा विवादित हिस्सा है, पर इसमें जॉर्डन का भी कुछ रेबिलियंस ग्रुप्स आते रहते हैं सीरिया के भी। ठीक है, तो मुख्य रूप से वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ये गोलन हाइट्स आप लोगों को याद रखना है। तो गाजा पट्टी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के एकदम तट पर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं मैप के बाद चर्चा में। और अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि आखिर दुनिया के किस नक्शे की हम बात कर रहे हैं। ये मध्य पूर्व का नक्शा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों सुर्खियों पर बात कर लेते हैं। भारत इजराइल संबंधों की सुर्खियां क्या रही? तो हाल ही में दोस्तों भारत और इजराइल के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया। इसमें भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल विजन अपनाया गया। ठीक है, तो जो इजराइल और भारत के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भारत और इजराइल विजन अपनाया गया रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच जो पहले हैं, यानी कि इनिशिएटिव जो हैं भारत और इजराइल के बीच, उसकी बात करें इससे पहले हमने थंबनेल में दिखाया है पैरा डिप्लोमेसी। तो शब्दावली के इधर बॉक्स में पैरा डिप्लोमेसी है, तो पैरा डिप्लोमेसी की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। दोस्तों पैरा डिप्लोमेसी क्या है? पैरा डिप्लोमेसी उपराष्ट्रीय इकाइयों की विदेश नीति संबंधी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो विदेश नीति के संदर्भ में यूज होता है पैरा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। ठीक है, तो पैरा डिप्लोमेसी किस लिए यूज होता है? उपराष्ट्रीय इकाइयों की विदेश नीति संबंधी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों इसके तहत उपराष्ट्रीय इकाइयां मेट्रोपोलिटन स्टेट से स्वतंत्र अपने स्वयं के विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हितों की दिशा में भागीदारी करती हैं, और इन उपराष्ट्रीय इकाइयों में अलग अलग देशों या संघों के राज्य या एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की स्वायत्त संस्थाएं शामिल होती हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है?
राष्ट्रों की उपराष्ट्रीय इकाइयाँ, उपराष्ट्रीय इकाइयाँ मतलब सीधे राष्ट्र से डील नहीं करती हैं पैरा डिप्लोमेसी के अंदर, वहाँ की जो इकाइयाँ होती हैं उपराष्ट्रीय, राष्ट्र से नीचे, जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स, ठीक है, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हितों की भागीदारियाँ इसमें काम करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, पैरा डिप्लोमेसी आपको समझ आई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और भारत और इजराइल के बीच जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इजराइल के साथ शुरू की गई जो भारत की पहले हैं, इजराइल और भारत के बीच, वो देख लेते हैं। तो पहली बात करें तो भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों इसको शॉर्ट में 14F बोल देते हैं। तो 14F कभी एग्जाम में पूछे किसके किसके बीच है, तो भारत और इजराइल के बीच 14F। भारत और इजराइल के बीच सहयोग है 14F, और यह सहयोग दोस्तों भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। और इसका जो उद्देश्य है 14F का, वह सहमत फोकस क्षेत्रों में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, ठीक है, ये चीज याद रहे। आगे दोनों देशों ने कृषि सहयोग के विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम जो है उस पर हस्ताक्षर किया। वह 2021 से 23 तक एक कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और इजराइल ने 3 वर्षीय कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों देशों ने, देशों के स्थानीय किसानों को इस इनिशिएटिव से लाभ होगा। और साथ ही दोस्तों भारत और इजराइल जो है मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ड्यूटी में काफी रिलैक्सेशन दे दी जाती है, ठीक है, उस पर ये लोग बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से 3 बातें, एक तो 14F, दूसरी कृषि के क्षेत्र में सहयोग, तीसरा इजराइल और भारत मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्मेलन के दौरान तीनों पहलों के बारे में बात करने के बाद अब आइए कुछ ट्रेडिशनल पार्ट पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भारत और इजराइल के बीच। आखिर देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत और इजराइल किस तरह के सहयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों रक्षा क्षेत्र में भारत इजराइल से सर्वाधिक सैन्य उपकरण क्रय करने वाला देश रहा है। तो भारत जो है इजराइल से सबसे ज्यादा सैनिक साजो सामान खरीदने वाला देश रहा है। सिपरी की 2021 की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो भारतीय रक्षा आयात में इजराइल की हिस्सेदारी 13% है, ठीक है। तो भारत का जो रक्षा आयात है, यानी कि रक्षा क्षेत्र के लिए जो भी डिफेंस के लिए उपकरण भारत खरीदता है, उसमें भारत जो है इजराइल की जो है हिस्सेदारी 13% जो इजराइल आयात निर्यात करता है वह सिर्फ भारत को करता है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण होती हैं रक्षा प्रौद्योगिकियां और संयुक्त विकास परियोजनाएं शामिल हैं। और दोस्तों इजराइल खरीदे गए घटकों में निम्नलिखित क्या शामिल है, इजराइल से हम क्या क्या खरीदते हैं। पहले सबसे पहले फेमस मिसाइल है बराक 8 मिसाइल, ठीक है, ये इजराइल की है, भारत इसको खरीदा हुआ है, और इजराइल के इस मिसाइल को भारत अपने तमाम युद्धपोतों में जो है इंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और दोस्तों बराक 8 जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और साथ ही भारत इजराइल से बराक 8 मिसाइल के साथ साथ स्पाइक नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लिया हुआ है, इसका भी जो है भारत आयात किया हुआ है इजराइल से, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मानव रहित हवाई यान यानी कि यूएवीज यानी कि ड्रोन्स जो होते हैं उस क्षेत्र में इजराइल बहुत आगे है। तो इजराइल का हारूप और हेरॉन जो ड्रोन है वह भी भारत जो है समझौता किया हुआ है इजराइल से लेने के लिए, ठीक है, और ले भी रहा है। साथ ही दोस्तों भारत जो है बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई जैसे क्षेत्रों में इजराइल की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों का जो है उपयोग करता है। और दोस्तों भारत 2020-21 में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। तो 2021 में भारत इजराइल का तीसरा थर्ड लार्जेस्ट जो है ट्रेड पार्टनर रहा है। तो हेरॉन और हारूप ड्रोन्स, स्पाइक मिसाइल, बराकीट मिसाइल, ये चीज आप लोग याद रखना। बराकीट तो सतह से हवा में मार करती है और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि टैंकों को निर्देशित करके निशाना बनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों पैरा डिप्लोमेसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो भारत का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ प्लान ऑफ कॉपरेशन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये सरकारों के बीच जो राष्ट्रीय सरकार होती है उनसे उप क्षेत्रीय
स्तर पर उपराष्ट्रीय सरकार जो होती है, जैसे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर किसी परियोजना के लिए जो कामकाज के लिए समझौते होते हैं, उनको पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए इजराइल के साथ भारत ने प्लान ऑफ कोऑपरेशन किया है, उसको पैरा डिप्लोमेसी के अंतर्गत देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब दोस्तों पैरा डिप्लोमेसी आपको और अच्छे से समझ आई होगी। अब द्विराष्ट्रीय समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, उसकी भी आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों द्विराष्ट्रीय जो समाधान है वह सुर्खियों में क्यों रहा, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया और इस सत्र के अंदर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि द्विराष्ट्र समाधान पर वार्ता के जरिए ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दीर्घकालिक शांति बहाल की जा सकती है। यूएनएससी की एक आपातकालीन सत्र आयोजित हुआ जहां पर भारत ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर, समाधान को लेकर विवाद है, उसको वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए और वार्ता के जरिए ही शांति जो है दीर्घकालिक तक यानी कि लंबे समय तक शांति वार्ता के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है। अब द्विराष्ट्रीय समाधान के बारे में बात करें तो दोस्तों यह एक स्वतंत्र एवं संप्रभु देश फिलिस्तीन और एक स्वतंत्र और संप्रभु देश इजराइल, यह फिलिस्तीन और इजराइल के शांतिपूर्ण अस्तित्व को संदर्भित करता है। द्विराष्ट्र समाधान यानी कि 2 राष्ट्र इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते हुए साथ साथ सर्वाइव करें, इसकी बात करता है द्विराष्ट्रीय समाधान। दोस्तों 1991 में अमेरिकी मध्यस्थता वाले मैड्रिड शांति सम्मेलन के दौरान द्विराष्ट्र समाधान पर सहमति बनी थी। तो 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ मैड्रिड शांति सम्मेलन, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र सिद्धांत के को ही सहमति प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों द्विराष्ट्रीय जो सिद्धांत है वो आपको समझ आ गया होगा और मैड्रिड शांति सम्मेलन किस लिए हुआ था ये भी समझ लीजिएगा कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो 2 राष्ट्रीय सिद्धांत है यानी कि मुख्य रूप से उनमें शांति बहाल करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों भारत ने जो इजराइल की फिलिस्तीनी नीति है, भारत किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बैलेंस्ड जो रिलेशनशिप अपना विदेश नीति है वो संचालित करता है, उसकी बात करें कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच किस तरह की नीतियों पर काम करता है। तो दोस्तों भारत ने जो है 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल के निर्माण के खिलाफ मतदान किया था। 1947 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में मीटिंग होती है जब भारत ने 1947 में इजराइल के खिलाफ मतदान किया था, यानी कि फिलिस्तीन के फेवर में 1947 में भारत ने मतदान किया था। दोस्तों शीत युद्ध के दौरान भारत फिलिस्तीन स्वतंत्रता का एक मजबूत समर्थक रहा है। भारत शीत युद्ध के दौरान से ही फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करता आया है और दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक नैतिक और कानूनी पक्ष लेता रहा है। हमेशा से इजराइल के इस स्टैंड के खिलाफ ही मतदान किया है भारत ने कि जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ सालों से, जैसे 2014 के बाद से जब एनडीए की सरकार देश में आई है भारत में, तब से इजराइल को लेकर के हमारा झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। खासकर नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बीच जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है, उस वजह से इन दोनों के रिलेशंस में काफी ज्यादा झुकाव एक दूसरे के प्रति देखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो भारत ने दोस्तों 1992 में भारत ने 1992 के अंदर इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए, यानी कि इजराइल और भारत के बीच राजनयिक संबंध कब से अच्छे से काम कर रहे हैं, 1992 से। और दोस्तों 2018 में भारत ने एक डीहाइफनेशन नीति अपनाई। डीहाइफनेशन नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, डीहाइफनेशन नीति क्या है इसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो नीति है डीहाइफनेशन, उसका अर्थ यह है कि इजराइल के साथ भारत का संबंध द्विपक्षीय आपसी मुद्दों पर आधारित होगा और जो यह संबंध है, विदेशी संबंध है भारत का इजराइल के साथ, भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंधों से स्वतंत्र और अलग होगा। तो इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अलग अलग नीतियों पर काम करता है भारत। ठीक है, तो दोस्तों बड़ी ही आसानी से, बड़े आसान शब्दों में डीहाइफनेशन नीति, द्विराष्ट्र समाधान, पैरा डिप्लोमेसी और ये जो पूरी चर्चा है उसको हमने समझाने की कोशिश किया है।
तो दोस्तों ये जो वीडियो है, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, या आप थोड़ा-सा मुझे डिमोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट ज़रूर किया करिए, और ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ये ज़रूर बताया करिए। और किसी भी तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल पर डाले जाने वाला जो भी कंटेंट है आप लोगों के लिए तैयारी में हेल्पफुल हो रहा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले लोग रहें, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है? तो दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।